Good morning, student. This is Beena Des, your biology teacher. We have a new chapter, our first chapter, that meaning is the fundamental unit of life. Okay, the fundamental unit of life means we just read about or call about the cell. Do you ever heard about the cell? What is cell? क्या आप जानते हैं सेल क्या होता है? अगर हम सीधी सी बात करें बेटा कि सेल क्या होता है, तो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ये हम सीधी सी बात करें, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है। अगर मैं बात करूँ कि इस तरीके से मान लीजिए कोई सेल है आपके पास, ठीक है, सेल। देखिए सेल के टाइप्स के अकॉर्डिंग हम दो फॉर्म देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ की पूरी प्रोसेस को एक सिंगल सेल में कंप्लीट करते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उसको करने के लिए बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स के फॉर्म में उनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, और अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? पहला सवाल जो हमारे दिमाग में यही होता है। तो हम सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, जो लाइफ फॉर्म होती है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी का जो फंक्शन बनता है, उसकी जो पहला सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। जैसे हम अमीबा या पैरामीशियम की बात करें, इवन हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी में या मल्टीसेलुलर हमारी बॉडी में भी जो अगर कोई फंक्शंस हो रहे हैं तो इन सब के लिए क्या है? सबसे पहले हमारी बॉडी में सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये टिश्यू को फॉर्म करते हैं। अब ये टिश्यू आपस में फॉर्म होते हैं तो ये किसको बनाते हैं? ऑर्गन्स को बनाते हैं। एज वी नो दैट हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, कहीं ना कहीं उनका बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक यूनिट क्या है? उसकी सेल है। ठीक है बेटा, तभी तो हमारी बॉडी में देखिए रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे में लंग्स प्रेजेंट है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है। तो सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका बेसिक यूनिट कौन होता है? सेल होता है। इट इज क्लियर? आपको पता चल गया ना कि हम क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। सेकेंड फंडामेंटल यूनिट या कह सकते हैं फंक्शनल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर भी अपनी लाइफ की जितनी रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो भी है, ये सारे क्या कहते हैं एक सिंगल सेल्स में ही पूरा करता है। ठीक उसी तरह जो मल्टीसेलुलर हमारे में डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट हैं जो इनडायरेक्टली सेल से ही प्रेजेंट है, सेल से ही फॉर्म हुए हैं। तो ये भी क्या करते हैं हमारे जितने भी फंक्शन, चाहे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, चाहे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई है? सेल की वजह से। ठीक है, अब तक हमें पता चल गया कि सेल होता है और सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, लेकिन ये सब के बारे में बताया किसने? सेल को सबसे पहले किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा, किसी ने तो डिस्कवर किया होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए सेल डिस्कवर्ड बाय, अगर हम सेल की बात करें बेटा, सेल discovered by रॉबर्ट हुक। जो सेल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? आपके रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया इन 1665। कैसे किया? बाय कॉर्क ऑफ ट्री। देखिए जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने क्या किया? कॉर्क ऑफ ट्री में आपने पेड़ों की छाल सुनी होगी, पेड़ों की छाल को इन्होंने निकाला और अपने बनाए हुए, क्योंकि उस समय हमारे जो माइक्रोस्कोप थे बेटा इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। ठीक है, तो अपने बेसिक से बनाए हुए जो उन्होंने माइक्रोस्कोप था उसमें उन्होंने जो कॉर्क की ट्री थी उसको ऑब्जर्व किया, और जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखा।
ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को जो सेल थे उसके अंदर जो उन्होंने देखा फंक्शन देखा उसका सॉरी उसका जो स्ट्रक्चर देखा उन्होंने वो कुछ इस तरीके का था। आपने देखा किसका होता है, ये आपका हनी बी का देखा आपने, उसका हाई स्ट्रक्चर इस तरीके का था, हेक्सागोनल शेप का होता है। ठीक उसी तरीके का शेप उन्हें उस बाद जो कॉक ट्री था उसमें नजर आया। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे सेल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इसी को इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, तो हम सीधी सी बात सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये समझ में आया हमें ये समझ में आया कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सेल है और सेल में पाया जाता है ये न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस यहाँ पे डिस्कवर किया। और न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या रोल प्ले करता है, क्या न्यूक्लियस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसी की बात करते हैं। देखिए शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो जो न्यूक्लियस, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है उनकी लाइफ उतनी लंबी होती है, उन सेल्स की लाइफ उतनी ज़्यादा लंबी होती है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती उनकी लाइफ उतनी शॉर्ट होती है। अगर हम सीधा सा एग्जांपल ले आपके ब्लड की बात करते हैं। ठीक है, ब्लड हमारी बॉडी में ब्लड है। ठीक है, ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं इसमें आरबीसीज की, रेड ब्लड काउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा बोन मैरो बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। थर्ड हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको फाइटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। और फोर्थ हम बात करते हैं किसकी, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें फंक्शन हम बताएं तो इसमें जो आप आरबीसी देख रहे हैं, रेड ब्लड काउंट्स, रेड ब्लड सेल्स जो आप देख रहे हैं, तो बेटा इस रेड ब्लड सेल्स में, ये भी तो सेल है हमारी बॉडी का, तो इस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता हमें। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, जिसके वजह से इसकी जो लाइफ टाइम है उसे 120 डेज का होता है। मीन्स 120 दिन बाद, 120 डेज बाद आपका जो है, आपका जो बोन मैरो है वो न्यू ब्लड काउंट्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने लोगों को हर जगह हर साल क्या होता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है या लोगों को मोटिवेट किया जाता है, प्लीज डोनेट योर ब्लड टू सेव वन लाइफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए जो सेल्स आपकी बॉडी में हैं, ब्लड सेल्स अच्छा है, अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है 120 दिन बाद तो फिर से नए सेल्स बनने ही हैं आपकी बॉडी में। अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपने ब्लड सेल से किसी की जान बचा सकें तो दैट वाज गुड। क्यों, क्योंकि आप जितना भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उस टाइम पे उसका दुगना ब्लड आपके बॉडी में दोबारा बन जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड सेल जब रेडी होने नए काउंट्स बनने हैं तो क्यों ना हम ब्लड सेल का यूज हम किसी की लाइफ को सेव कर सकें। ठीक है बेटा, तो यही इंपॉर्टेंस है कि जो न्यूक्लियस होता है जिस सेल में पाया जाता है उसकी लाइफ पीरियड उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की, तो देखिए बेटा जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम सेल्स की बात करें ना, तो अगर हम यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को डिवाइड करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा उसमें जो हम बात करते हैं उसका जो डीएनए होता है, यानी उसका जो डीएनए तो नहीं बोलेंगे, उसमें हम कहेंगे उसका जेनेटिक मटीरियल जो होता है, वो जेनेटिक मटीरियल उसकी बॉडी में फ्रीली प्रेजेंट रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखने के लिए हमें नहीं मिलता। इवन हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स की बात करें, अपनी बात करें तो हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, हमारा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी उसके चारों तरफ एक बाउंड मेम्ब्रेन आपको मिलता है, बाउंडेशन पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में किस तरह का किसी भी ऑर्गेनिज्म से बाउंड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आया समझ में। तो अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बात करें तो उसमें न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट रोल ये भी है क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटीरियल यानी उसका डीएनए पाया जाता है। ये हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की यहाँ पे डिफाइन किया न्यूक्लियस के जरिए। एक और चीज़ हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है और जो सेल होता है बेटा, तो ये जो न्यूक्लियस का जो हमारा सेल है, सॉरी ये जो सेल है, सेल और न्यूक्लियस इसके बीच में फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है, जो टर्म है, ये कॉइन किया था फर्स्ट पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने सबसे पहले क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे जो वर्ड है उसके लिए इन्वेंट किया था, फॉर्म किया था। तो अभी तक मैं 3 चीज़ों के बारे में बात की कि सेल क्या होता है,
और क्यों उसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर हमने बात की कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हमने बात की कि सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको पॉइंट किया था सबसे पहले किसने, प्रोटीन चेन में बात की थी, ठीक है। इसके बाद हम सेल थ्योरी के बारे में बात करें तो सेल थ्योरी में क्या बताया गया, सेल थ्योरी में ये बताया गया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दोनों में क्या होता है, जो पूरा फंक्शन होता है उसको जो लाइफ प्रोसेस है पूरा उसके सेल के जरिए ही पूरा होता है। यूनिसेलुलर अपने एक सिंगल सेल के जरिए अपना सारा लाइफ प्रोसेस पूरा करता है। सेम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी जो बेसिक यूनिट होता है सेल होता है, जो टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं और अपने पूरे फंक्शन को वहाँ पे वो पूरा करते हैं। इसको हम सेल थ्योरी के अंदर लेते हैं। वर्शॉप की बात करें, वर्शॉप जो थे एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि देखिए कोई भी सेल अगर फॉर्म हुई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल था, यानी उनकी थ्योरी सीधी बात ये थी कि किसी भी सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सेल थ्योरी है उसके बारे में हमने बात की मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। अगर हम सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम सेल की बात करें, सेल के अंदर जो पहला ऑर्गेनल जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब किसी भी सेल का, किसी भी मान लीजिए कोई सेल है, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन या हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, इज द बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल की जो वॉल होती है जो सेल को प्रोटेक्ट कर सके उसको हम सेल मेम्ब्रेन के जरिए करते हैं। ये एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है जो ये डिसाइड करता है कि ये बेसिकली क्या करेगा, ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने का काम करता है। इवन सेल मेम्ब्रेन ही ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ें अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें अंदर नहीं आएंगी। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्कूल का, ठीक है बेटा। आपका स्कूल आप मान लीजिए एक सेल की तरह है, आपका स्कूल एक सेल है और आपने देखा होगा जो स्कूल का जो गेट है वहाँ पे गेट कीपर बैठे रहते हैं, गार्ड भैया बैठे रहते हैं, तो वो क्या वो सेल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। वो हमारे स्कूल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने का काम करते हैं, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं, यानी ये उनकी ड्यूटी है कि वो देखते हैं कि किसी को अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है, किसको अलाउड करना है, किसको अलाउड नहीं करना है, क्या सही है क्या नहीं है, ये सब देखने का काम वो भी करते हैं। ठीक उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी है, वो भी डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ों को अलाउड करना है, कौन सी चीज़ों को अलाउड नहीं करना है। आया समझ में? तो ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन की तरह ये यहाँ पे काम करता है। अंडरस्टैंड? अब इसकी हम बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन है ये दो चीज़ों की तरह काम करता है। कैसे दो चीज़ों की तरह, ये किसी चीज़ को अंदर आने देना है नहीं आने देना, क्या करता है, इसके लिए दो प्रोसेस को फॉलो करता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इतना क्लियर है आपको? देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये वो दो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेल के अंदर कौन सी चीज़ें आनी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए इसको डिसाइड करने का काम करता है। तो हम बात करें डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन वो होता है जब भी कोई सॉल्यूट या कोई मॉलिक्यूल एंटर into the cell from higher concentration to lower concentration,
ठीक है बेटा। अगर हम बात करें डिफ्यूजन, एक ऐसा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जांपल, आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए, अब इंक की एक बॉटल ले लीजिए। देखिए इंक में, जहाँ पे इंक इस बॉटल में, उसमें कंसंट्रेशन इंक का हाई है, यहाँ पे नील है, अभी नहीं है। अब आपने क्या किया, उस पानी में थोड़ी सी एक बूंद आप इंक वहाँ पर डाल दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो इंक का हायर कंसंट्रेशन से किसमें गया, लोअर कंसंट्रेशन में। तो इस तरीके का डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, इस तरीके के ट्रांसपोर्शन। ठीक है, यानी किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए। ऑस्मोसिस की हम बात करें तो मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम lower concentration to higher concentration। ठीक है, यानी इसमें एग्जांपल क्या देते हैं, पोटैटो की स्लाइस होती है, उसको आप सुक्रोज में डालेंगे तो क्या होता है, श्रिंक हो जाती है। तो वो क्या है, वो है आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दोनों ऑपोजिट। और ये दोनों ही प्रोसेस कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है। यानी सेल मेम्ब्रेन सेल्स के अंदर अगर किसी चीज को ला रहा है या बाहर ले जा रहा है, जो भी वो इस तरीके का ऑब्जर्व कर रहा है, किसी को अलाउ कर रहा है, तो दो प्रोसेस के थ्रू करेगा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आई थिंक जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इसको आप देख लीजिएगा, कोई समझ में अगर नहीं आया है तो हमारे जो क्लासेस जो होती है, हमारा इंटरेक्शन होता है, उसमें आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।